हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। कूलम्स लॉ में स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर आप कूलम्स लॉ सीख नहीं पाएंगे तो आप न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज की क्लास सुपर से भी ऊपर होने वाली है। आज मैं जितने भी कंसेप्ट कूलम्स के हैं मैं सारे क्लियर करने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करिए और आज के बाद कभी भी आपको कूलम्स लॉ में कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कूलम्स ने ये बताया कि अगर 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्ज कहीं पर रखे गए हों तब उनके बीच में फोर्स एक्सपीरियंस होता है और उस फोर्स को कहते हैं कूलम फोर्स। और उस फोर्स का एक नाम और है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कूलम्स ने उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में एनालिसिस किया। तो आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे मैग्नीट्यूड, फिर उसके पास डायरेक्शन बताएंगे। डायरेक्शन में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन सही हो जाएंगे। तो पूरी एनर्जी के साथ बैठो, पूरे जोश के साथ बैठो। जो मैं बता रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनो और एनालिसिस भी करते रहो। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा 2 चार्ज के बीच में, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट है मैग्नीट्यूड, देन हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो सबसे पहले हमको ये सपोज करना है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं और दोनों स्मॉल सेपरेशन पे सेपरेटेड हैं। कहने का मतलब एक चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है। मैंने मान लिया ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2 और इसके बीच में फाइनाइट सेपरेशन स्मॉल r है। Q1 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, Q2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, और इसके बीच में यह सेपरेशन स्मॉल r। ये एक सिस्टम है, ये एक चार्ज का अरेंजमेंट है, 2 चार्ज का एक अरेंजमेंट है। कूलम्स ने ऐसा एज्यूम किया और कूलम्स ने बताया कि जब हम 2 चार्ज का ऐसा कोई सिस्टम सपोज करते हैं तब यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट हो जाता है और उसी फोर्स को हम कहते हैं कूलम फोर्स। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ जो फोर्स क्रिएट होगा, मैंने अगर F सपोज किया ये फोर्स, तो इस फोर्स को हम कहेंगे कूलम फोर्स। इसी का नाम है कूलम फोर्स। इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। अब आपको बताना है कि जो ये कूलम फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो सबसे पहले कूलम्स ने इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया। तो उसने देखा कि जो फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। फिर अगेन उन्होंने इस चार्ज के बीच के सेपरेशन को बढ़ाया तो देखा कि यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उस फोर्स की वैल्यू घट रही है। इसका मतलब सबसे पहले उन्होंने जब चार्ज को बढ़ाया तो देखा फोर्स का मान बढ़ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाने से फोर्स का मान बढ़ रहा है तो आप कह सकते हैं कि जो फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप ऐसे सपोज कर सकते हो। सबसे पहले सपोज किया कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है और यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है। फोर्स को आपने एक्सपीरियंस कर लिया, फिर आपने यहाँ पे 100 कूलम कर दिया, यहाँ पे 100 कूलम कर दिया। तब उस केस में जो फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट होगा उस फोर्स का मान बढ़ जाएगा। कहने का मतलब फोर्स यहाँ पे जो एक्सर्ट हो रहा है ये फोर्स इस चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बात, अगर हम इसके बीच का सेपरेशन अगर हम ज़्यादा कर दें, कहने का मतलब अगर हम चार्ज को डिस्प्लेस कर दें तो R का मान बढ़ जाएगा और जब R का मान बढ़ जाएगा तब उस केस में फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। तो कहने का मतलब कि जो फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स का मान घटेगा और अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स का मान बढ़ेगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहले कूलम्ब्स ने सपोज किया इन दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है ये फ्री स्पेस है या फिर वैक्यूम है। कूलम्ब ने ये सपोज किया कि जो मीडियम इस चार्ज के बीच में है ये फ्री स्पेस है या फिर आप वैक्यूम भी मान सकते हो, वैक्यूम है, फ्री स्पेस या वैक्यूम है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इस इक्वेशन को कंबाइन करें तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करें तो यहाँ पे एक कांस्टेंट चाहिए और उस कांस्टेंट को हम यहाँ पे K एज्यूम कर रहे हैं। ये हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इस K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है। इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹। यूनिट इसका क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड है K की वैल्यू। K को हम बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये है। कहने का मतलब यहाँ पे जो सपोज किया गया है मीडियम, उस मीडियम की वजह से ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। ओके, अब अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो आपको फॉर्मूला ऐसा मिलेगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। और अगर आपने ये सपोज किया है कि मीडियम फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, या आप एयर भी कह सकते हो, इन सब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है। तो कहने का मतलब आपने FA की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उस फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन नंबर, इसको हम 3rd मान लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद अगर हम ये सपोज करें कि यहाँ पे कोई मीडियम क्रिएट हो गया, कहने का मतलब अगर आपने यहाँ पे वाटर सपोज कर लिया, ये वाटर अगर मैंने मान लिया, इन दोनों चार्ज के बीच में अगर वाटर है, तब उस केस में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? घट जाएगी या बढ़ जाएगी या फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा? आप मुझे कमेंट करके बताओ। जिस समय एयर था दो चार्ज के बीच में, आपने फोर्स कितना निकाला? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ पे मीडियम सपोज करें तब उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी? डियर स्टूडेंट, उस केस में जो फोर्स की वैल्यू होगी उसको हम Fm सपोज करेंगे और ये फोर्स जो भी यहाँ पे सपोज करेंगे हम मीडियम, उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप ये कह रहे हैं कि सर आपने ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया? हाउ इट इज पॉसिबल? तो इस चीज को हम प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम ये सपोज करें कि यहाँ पे कोई मीडियम है, वाटर हो गया या फिर माइका भी आप सपोज कर सकते हैं या फिर आप मेटल भी मान सकते हैं, तब उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सेम इसी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। बट वहाँ पे जो परमिटिविटी होगा वो एप्सिलॉन हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम मीडियम वाले केस में फॉर्मूला बनाएं तो सेम यही कंसेप्ट होगा और फॉर्मूला आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? तो आप कहेंगे ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मैंने आपको क्या बताया, जब यहाँ पे कोई हम मेटल डालेंगे, जब यहाँ पे कोई हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्रिएट करेंगे, तब उस केस में फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। इस बात को मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ।
आपने जब यहाँ पे एयर सपोज किया तब उस केस में एप्सिलॉन नॉट था, जब आपने यहाँ पे कोई मटेरियल यहाँ पे क्रिएट किया तब उस केस में एप्सिलॉन हो गया। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, ये इक्वेशन नंबर है 4 और ये इक्वेशन नंबर 3, अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से अगर हम डिवाइड करें या 3 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? इधर हो जाएगा FA डिवाइड बाई FM और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R² पूरे का डिवाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। यहाँ पे सारे टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये FA बाई FM की वैल्यू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया और इसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो एक फॉर्मूला आपने बना लिया। अब अगर हम पूछें FM की वैल्यू यहाँ से क्या होगी तो आप कहेंगे FM की जो वैल्यू होगी ये FA बाई K हो जाएगा। देखो 1/K टाइम्स मैंने स्टार्टिंग में बोला था और वही चीज़ यहाँ से भी निकल करके आ रहा है। कहने का मतलब जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं दो चार्ज के बीच में तब उस केस में फोर्स की वैल्यू घट जाती है। डियर स्टूडेंट, जो वाटर है, वाटर में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये 80 होता है, माइका में अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 होता है और मेटल का इन्फिनिटी होता है। अगर आप मेटल यहाँ पे एक्सर्ट करोगे तब उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सोच के बताओ। अगर आप मेटल एक्सर्ट करोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में FM की वैल्यू हो जाएगा FA बाई K का स्थान पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो FM इक्वल टू आ जाएगा 0। कहने का मतलब अगर आपने दो चार्ज के बीच में मेटल क्रिएट कर दिया तब उस केस में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था अब उस फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड। कब? जब हम दो चार्ज को स्मॉल सेपरेशन पर रखते हैं तब। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। अब डायरेक्शन की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, डायरेक्शन में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहले सपोज करेंगे अगर लाइक चार्जेस हैं तब उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। डियर स्टूडेंट, मैंने सपोज किया हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और ये दोनों स्मॉल सेपरेशन R पे रखे गए हैं। ये स्मॉल सेपरेशन R पे यहाँ पे प्लेस्ड है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, कि जो भी फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है ये मैग्नीट्यूड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R² है। ये फोर्स है मैग्नीट्यूड में। कब? जब आपने यहाँ पे सपोज किया है एयर या फिर फ्री स्पेस, तब उस केस में ये चीज़ है फ्री स्पेस, एयर या फ्री स्पेस, तब उस केस में ये फोर्स अभी आपने जस्ट फाइंड आउट किया। अभी इस फोर्स की डायरेक्शन की बात करनी है। डियर स्टूडेंट, आप मुझे बताओ कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों पॉजिटिव अगर हैं तो ये क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको दूर भगाने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब ये इसको धक्का मारेगा इधर। तो अगर हम फोर्स की बात करेंगे ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा। कहने का मतलब 2 पे 1 फोर्स लगा रहा है, 2 पे 1 फोर्स लगा रहा है। 2 पे 1 क्या लग रहा है, फोर्स का मतलब F। तो कहने का मतलब ये हो गया F21। ऐसे 1 पे कौन लगा रहा है, 1 पे 2 लगा रहा है तो इसको हम बोलेंगे F12। अगर हम पूछें आपसे कि यहाँ पे F12 क्या है तो आप कहेंगे जो F12 है ये फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 है। ये F12 क्या है, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। ऐसे अगर पूछें आपसे कि आप बताओ F21 क्या है तो आप कहेंगे जो F21 है ये है फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। मेरी बात को ध्यान से सुनो, कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को यहीं पे होता है। अब
डियर स्टूडेंट, अगर आपसे हम कहें कि F12 की डायरेक्शन क्या है, तो हमेशा डायरेक्शन को हम आर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यस या नो? आंसर है यस। अगर हम आर कैप की बात करें तो 1 से 2 की तरफ आप जा रहे हो, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा R12 कैप। R12 कैप की डायरेक्शन किधर होगी? तो F21 की डायरेक्शन में होगी। मतलब 1 से 2 की तरफ आप चल रहे हो और इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? F21। तो F21 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा ये R12 कैप होगा। ऐसे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में F12 है, और F12 किस डायरेक्शन में है? तो आप 2 से 1 की तरफ चल रहे हो। इसका मतलब जो ये डायरेक्शन होगा, इसको हम थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं, तो आप इसको कहोगे दिस इज R21 कैप, और इसके ऊपर वाला कितना है? इसको आप कहोगे R12 कैप। तो R12 कैप किसकी डायरेक्शन में है? F21 की डायरेक्शन में है। और F12 किसकी डायरेक्शन में है? तो R21 कैप की डायरेक्शन में है। अगर आप ये बात समझ गए तो आगे बहुत आसान है। अब अगर हम पूछें अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, magnitude of force between two stationary point charge, Q1 and Q2 इज कितना होगा? तो अभी आपने जस्ट फाइंड किया था, कितना होता ऊपर लिखा भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। जो फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है, मतलब Q1 ने जितना फोर्स लगाया Q2 के ऊपर, Q2 उतना ही फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर। कहने का मतलब अगर हम बात करें F12 की वैल्यू क्या होगी, तो F12 कितना होगा? मैग्नीट्यूड में यही फोर्स होगा। कहने का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही फोर्स होगा F12। लेकिन आपको डायरेक्शन की बात करनी है तो यहाँ पे हम लगाएंगे वेक्टर, और अभी ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर हम यहाँ पे क्या करें कि ये वेक्टर हो जाए, तो आंसर है अगर हम यहाँ पे आर कैप लगा दें तब उस केस में एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। अब आर कैप क्या बताता है? डायरेक्शन। तो F12 की डायरेक्शन में कौन सा है? F12 की डायरेक्शन में R21 है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा R21 कैप। क्लियर है? एक बात और, यहाँ पे जो R21 है वेक्टर R12 बराबर वेक्टर R21 इक्वल टू वेक्टर R के बराबर होगा, जिसको हम R कह सकते हैं। कहने का मतलब ये सब मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अगर हम R21 की बात करें, R12 की बात करें, ये किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा। ये सब मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, बट ओनली सिर्फ डायरेक्शन में अपोजिट हैं। डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा? तो आप देख रहे हो कि R12 इधर है, R21 कैप इधर है, तो ये एंटी पैरेलल है। अगर एंटी पैरेलल वेक्टर है तो हम क्या लिखते हैं? R12 कैप इक्वल टू माइनस R21 कैप। ये दोनों एंटी पैरेलल है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। और आप एक चीज़ और जानते हो कि R कैप इक्वल टू होता है वेक्टर R अपान मॉड ऑफ R। अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा? इसके स्थान पे हो जाएगा वेक्टर R21 डिवाइड बाई R21, और यहाँ पे आपने R स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? चाहे R आप लिखो और चाहे क्या लिखो, आप लिखो यहाँ पे R21, इसको हम R21 कर देते हैं और यहाँ पे वेक्टर लगा के मॉड का स्क्वायर कर देते हैं। ये चीज़ ये किसके बराबर है? ये R स्क्वायर के बराबर है। आप स्क्वायर करोगे तो R स्क्वायर के बराबर है। अब जहाँ पे R21 कैप वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तो आंसर है वेक्टर R अपान R। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहाँ पे है R21 मॉड का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या पुट कर देंगे इसके स्थान पे? तो वेक्टर R21 डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर R21।
और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 है तो पावर 3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 का क्यूब और साथ में R21 वेक्टर। ये फॉर्मूला आपने बना लिया। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या अंतर है? दोनों एक ही चीज़ें हैं। अंतर ये है, ये आर कैप के फॉर्म में है और ये वेक्टर आर के फॉर्म में है। जब वेक्टर आर सपोज करेंगे तो यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, जब आर कैप सपोज करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। ये भी आप गलती करते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने पहला मान लिया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लिया। अब सिमिलरली वर्ड हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? जैसे आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया F12, वैसे F21 को निकाल सकते हैं। तो F21 की डायरेक्शन में कौन होगा? R12 होगा। तो जहाँ पे F12 है वहाँ पे हम करेंगे F21 और जहाँ पे R21 वहाँ पे करेंगे R12 कैफ। तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? सिमिलरली F21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 का क्यूब और यहाँ पे R12 वेक्टर। इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका कौन सा? थर्ड हुआ। इक्वेशन नंबर थर्ड हुआ। अब ध्यान दो, जहाँ पे R21 है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जहाँ पे R12 वहाँ लिख सकते हैं -R21। अगर यहाँ पे लिखेंगे -R21 तब ये बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे आ जाएगा -R12 के स्थान पे क्या आएगा? -R21 और अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो -F12 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे सिंस आप कह सकते हो कि जो R12 है, वेक्टर R12 ये किसके बराबर होता है? ये होता है -R21 के बराबर। तब इस केस में आपको मिलेगा F21 इक्वल टू -F12, ये मिल जाएगा। और ये आपको क्लास 11th में मिल चुका है। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन थर्ड लॉ। इसका नाम है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ। इसका मतलब कि जो कूलम्स लॉ है ये न्यूटन थर्ड लॉ को कंसिस्ट करता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या करता है? कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को कंसिस्ट करता है। तो ओवरऑल ये हो गया जो बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम यहाँ पे सपोज करें अनलाइक चार्ज, तो उस केस में क्या होगा? अगर हम सपोज करें कि अनलाइक चार्ज है तब उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अब अगर आप समझ गए हैं तो आराम से आप कर सकते हैं और मुझसे पहले करके दिखाने का प्रयास करो। बी अनलाइक चार्ज। अगर अनलाइक चार्ज है तो इसको हम सपोज कर लेते हैं एक नेगेटिव है, -Q2 है ये। अब अगर ये -Q2 है, पहले इसको दूर भगा रहा था, अब क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से। और इसको हम बोलेंगे अब ये हो गया F21। ऐसे ये भी दूर भाग रहा था, अब ये माइनस वाला प्लस वाले खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि आपको पता है कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं उसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो इसको हम लिखेंगे F12, वेक्टर F12 और ये वेक्टर F21 हो गया। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? F12 की डायरेक्शन में कौन है? R12 कैफ। तो जहाँ पे F12 है वहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा? वहाँ हमको लिखना पड़ेगा R12 कैप और यहाँ पे भी कर देंगे हम R12। क्लियर? ऐसे अब यहाँ पे R12 कैप का स्थान पे क्या पुट करेंगे हम? वेक्टर R/R। तो यहाँ पे फिर से हम कर देंगे R12 और यहाँ पे कर देंगे R12 और ये हो जाएगा R12। क्लियर? तो इक्वेशन आपको क्या मिला कि जो F12 है ये R12 की डायरेक्शन में है। तो आपने ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, इक्वेशन नंबर थर्ड।
अब सिमिलरली क्या करना है, जो F21 है ये किसकी डायरेक्शन में है, R21 की डायरेक्शन में है। ये F21 फोर्स इधर लग रहा है और इसी डायरेक्शन में R21 है, तो यहाँ पे आपको R21 करना है, R21, और यहाँ पे कर देना है R21। फिर से वही कंसेप्ट, R12 इधर है, R21 इधर है, एंटी पैरेलल नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, माइनस R12 पुट करेंगे, तो F21 हो जाएगा फिर से माइनस F12। कहने का मतलब चाहे लाइक चार्ज हो चाहे अनलाइक चार्ज हो, दोनों केस में जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो कूलम्ब्स लॉ को कंसिस्ट करता है, या आप कह सकते हैं कूलम्ब्स लॉ कंसिस्ट न्यूटन थर्ड लॉ। अब इसके बाद तीसरा एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। जो कूलम्ब्स लॉ है ये इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अभी तक आपने जो निकाला हुआ है ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में निकाला हुआ और वेक्टर के फॉर्म में निकाला हुआ है। अब पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट आपको क्लास 11th में बताया गया है। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हम पोजीशन वेक्टर डिसाइड करते हैं, पहले मान लेंगे कि हमारे पास एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरीके से, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। अगर आपसे पूछें कि बताओ इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो मैंने मान लिया कि इस पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है ये यहाँ से मैंने मिला दिया इसको, और दिस इज R1, ये मैंने सपोज कर लिया वेक्टर R1 है। ऐसे अगर हम पूछें जो चार्ज Q2 है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इसको आप यहाँ से मिलाओगे और आप कहोगे ये वेक्टर R2 है। ध्यान दो, अब ये एक ट्रायंगल बन गया, वेक्टर OAB एक ट्रायंगल बन गया। और अगर हम सपोज करें कि ये डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहोगे 1 से 2 की तरफ चल रहे हैं तो R21 होगा, वेक्टर R21 होगा। ये R21 कैप भी आप लिख सकते हो, ये वेक्टर R21 हो गया इस डायरेक्शन में। तो अगर पूछें कि R12, इस R12 की वैल्यू क्या होगी, तो अब यहाँ पे आप अप्लाई करो वेक्टर एडिशन रूल। वेक्टर एडिशन रूल क्या होता है, वेक्टर एडिशन रूल क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा वेक्टर किसके हेड पे है। तो ये R12 R1 के हेड पे है, तो इससे जुड़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 इक्वल टू वेक्टर R2। अब यहाँ से अगर हम पूछें कि वेक्टर R12 क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से कहोगे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होगा। क्लियर। अब आप ये बताओ, अगर ये F21 है फोर्स, अगर A से B की डायरेक्शन में F21 फोर्स है, तो F21 की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर होगा, R12 होगा। तो F121 का मान हम जानते हैं क्या होता है, वी नो दैट, अभी आपने निकाला था F21 की वैल्यू, क्या आई थी F21 की वैल्यू, तो वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई, यहाँ हम पुट करेंगे R12 वेक्टर और इसका स्क्वायर, और अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा कैप, यहाँ पे लगेगा कैप। स्क्वायर है तो कैप और क्यूब है तो वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है, अगर हम आपसे पूछें इस आर कैप के स्थान पर अगर हम वेक्टर R1 पुट करना चाहें, तब उस केस में क्या हो जाएगा, फिदे यहाँ हो जाएगा वेक्टर R12 और यहाँ पे हो जाएगा क्यूब। ये चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ अभी जस्ट। अब जहाँ पे R12 वहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, तो आंसर है R2 माइनस R1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F21 की वैल्यू तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई इसके स्थान पे R2 माइनस R1 और मॉड के साथ क्यूब, और यहाँ पे लग जाएगा R2 माइनस R1। तो ये जो फोर्स है ये कूलम्ब फोर्स है, किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट,
अगर हम पूछें कि इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे इधर अगर आप सपोज करोगे वेक्टर, तब ये हो जाएगा R21, और अगर आप R21 की डायरेक्शन में चलोगे तब इस केस में अगर आप ये वेक्टर माने हो R21, तो R21 में R2 ऐड होगा, तब जा करके आपको R1 मिलेगा। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अगर हम R2 में क्या ऐड करें, अगर R2 में ऐड करें R21, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा वेक्टर R1, और यहाँ से R21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। और अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो सेम क्या मिल जाएगा आपको, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट F12 की वैल्यू कितना आएगा, Q1 Q2, और डिवाइड बाई यहाँ से R21 मॉड का क्यूब, और यहाँ से वेक्टर R21। अब जहाँ पे R21 वहाँ पे क्या पुट करेंगे, R1 माइनस R2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा F12 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 क्यूब, और यहाँ पे लिखेंगे हम R1 माइनस R2, ये बन जाएगा। और ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो आप क्या देख रहे हैं, अगेन ये वाला इसके क्या एंटी पैरेलल है, इसका मतलब इसके स्थान पे हम माइनस ये लिख सकते हैं। तो फिर से क्या मिलेगा आपको, F12 बराबर माइनस F21। इसका मतलब क्या होगा, कूलम्स लॉ क्या होल्ड करेगा, कूलम्स लॉ होल्ड न्यूटन थर्ड लॉ, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो R माइनस R1 माइनस R2 है ये बराबर हो जाएगा माइनस R2 माइनस R1 के। तो डियर स्टूडेंट, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। तो आज आपने क्या क्या पढ़ लिया, कूलम्स लॉ में मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्या कंसेप्ट है मैग्नीट्यूड का, और इसके बाद कैसे हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो जितने भी केस डायरेक्शन के होते हैं मैंने सारे आपको बता दिए, इसके अलावा कोई केस नहीं है। अब आपको जब क्वेश्चन करना होगा तब उस केस में डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन करना होगा। जैसे मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम हमसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे दो चार्जेज हैं, एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे है। अब या फिर दो ही चार्ज में सपोज कर रहा हूँ कि दो चार्ज यहाँ पे हैं। ये चार्ज है -2 माइक्रोकूलम और ये चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। ये पॉइंट ए पर रखा हुआ, पॉइंट बी पर रखा हुआ है। तो अगर हम पूछें कि बताओ ये वाला इस पे फोर्स किधर लगाएगा, अगर इसके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया कि 1 मीटर है, तो आप ये बताओ कि इस ए वाले चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा बी वाला, वो किधर लगाएगा। तो आपका आंसर है कि बी वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो हमेशा फोर्स किधर होता है, जो प्लस वाला है इस माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेगा। तो कहने का मतलब ये फोर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इसको हम बोलेंगे एफ ए पे लगा रहा है बी, तो एफ ए बी हो गया। लेकिन अगर पूछें कि बताओ इस 2 माइक्रोकूलम पे ये कितना फोर्स लगाएगा, तो आप कहेंगे ये इधर फोर्स लगाएगा। इसको हम बोलेंगे बी पे ए लगा रहा है, तो इसको कहेंगे एफ बी ए। और आपको पता है कि एफ ए बी एफ बी ए दोनों बराबर होता है मैग्नीट्यूड में। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम कंसेप्ट, 9 × 10⁹ और मल्टीप्लाई 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, तो 4 × 10⁻12 और डिवाइड बाई 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 36 × 10⁻3। ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे डायरेक्शन है, और जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे, तो डायरेक्शन का फंडा अपने आप क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, फिर मिलते हैं, बाय।